सेल, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, इसी से पूरी लाइफ बनी है। एंड इसका जो हम देखते हैं सेल, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी लाइफ बनती है। एंड लाइफ फिर हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, वन टर्म इज प्रोटोजोआ एंड अदर टर्म इज मीटोजोआ। सो हु आर प्रोटोजोआ एंड हु आर मीटोजोआ? तो प्रोटोजोआ कौन होते हैं? जो यूनिसेलुलर होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ बोलते हैं, एंड जो मल्टी सेलुलर होते हैं उन्हें मीटोजोआ बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर एंड प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो इट इज अ प्रोटोजोआ, एंड मीटोजोआ इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम दोनों टाइप के अगर सेल्स की बात करें तो होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक दीज आर यूनिसेलुलर एंड सिमिलर, सिंपल होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड जैसे इसके प्रोकैरियोटिक एग्जांपल है बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्म एंड इवन हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, एंड इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड यूकैरियोटिक होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, एंड यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, बस सेल होते हैं। इसमें यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मिलकर बनाते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स। एंड यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये लेस डेवलप होता है, ज्यादा डेवलप नहीं होता है। यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस, काफी अच्छा डेवलप न्यूक्लियस होता है। एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे 70S राइबोसोम्स होते हैं, एंड यहाँ पे 80S राइबोसोम्स होते हैं। एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 80S राइबोसोम्स होते हैं। तो हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे सबसे बाहर होती है सेल वॉल, एंड सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ ये हमें प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं होती है सेल वॉल। फिर होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है ये डेड होती है, एंड ये क्या होती है, कुछ भी अलाउ कर देती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, ये सिर्फ सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीजों को ही अलाउ करती है। फिर राइबोसोम्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर गोल्गी बॉडीज है, फिर ये साइटोप्लाज्म, जिस पे सारी चीजें रखी हुई हैं, ये है साइटोप्लाज्म। ये सेमी सॉलिड एक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। एंड फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, एंड यहाँ पे एनर्जी स्टोर प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड फिर ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। फिर कुछ लाइसोसोम्स भी होते हैं। फिर प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंस देखें तो यहाँ पे सेल वॉल होती है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक, अपना खुद ही बनाते हैं, खुद ही बनाती है। हेटरोट्रॉपिक, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं एनिमल्स। एंड यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म स्टार्च, यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। एंड हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, मेनली लिवर में स्टोर होता है। एंड यहाँ पे प्लास्टिड्स होता है इनके पास, प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होता है। हमारे दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पैरासाइटिक, एक होते हैं सेप्रोफाइटिक। तो पैरासाइटिक होते हैं ये लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड जो सेप्रोफाइटिक होते हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना जो भी होता है न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये होते हैं सेप्रोफाइटिक। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन से डिकम्पोजर्स हैं। एक था ऑप्शन, इसमें था बैक्टीरिया, सेकेंड था फंजाई, एंड थर्ड था वायरस। अब हमें पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बोथ पैरासाइटिक एज वेल एज सेप्रोफाइटिक, एंड इवन फंजाई भी पैरासाइटिक प्लस सेप्रोफाइटिक। एंड जो हमारा वायरस होता है ये सिर्फ पैरासाइटिक होता है, सिर्फ लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये अगर किसी डेड ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव भी नहीं कर सकता, तो इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है वायरस को। तो इसमें हमें पता है सेप्रोफाइटिक्स होते हैं डिकम्पोजर्स, तो वो बैक्टीरिया एंड फंजाई वर आंसर, एंड वायरस वर नॉट सेप्रोफाइटिक एज दे आर नॉट डिकम्पोजर्स, दे डू नॉट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। फिर अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल हमारे में, सेल वॉल कैसे बनाता है, ज्यादातर वो सेलुलोज से बनाता है, लेकिन इसमें हेमीसेलुलोज, लिग्निन एंड पैक्टिन भी होते हैं। एंड यही सेल वॉल की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं। तो जो लिग्निन होता है ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जैसे ग्रास में कम लिग्निन होता है एंड वुड ज्यादा हार्ड होता है, तो ज्यादा लिग्निन होता है। फिर इसमें क्या होता है, सेलुलोज सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, एंड ये सेलुलोज होता है वो डेड होता है, तो इट इज परमिएबल, हर चीज को अलाउ कर देता है सेलुलोज। एंड इसमें क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है, जहाँ पे भी ओज लगाओ मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें हम सेलुलोज को ही बचाते हैं अपनी बॉडी में। तो सेल मेम्ब्रेन ये पीएलसी होता है, सेल मेम्ब्रेन से पीएलसी मींस यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन होता है पीएलसी, एंड जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हमने देखा सेल वॉल डेड होती है एंड यहाँ पे लिविंग होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन, फिर लिपिड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कंपोजिशन होता है पीएलसी, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, पीएलसी। सो दिस आर द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये लिविंग होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ये कुछ ही चीज को अपने थ्रू अलाउ करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है इन द एटीपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। देन प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये फूड स्टोर करता है, जो प्लांट में फूड स्टोर होता है वो करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। फिर क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने टमाटो देखा है, तो टमाटो क्या होता है, टमाटो पहले ग्रीन होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर उसके बाद वो रेड हो जाता है क्योंकि फिर उसमें क्रोमोप्लास्ट आ जाता है। फिर एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड राइबोसोम से इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम कौन सा
ऑर्गेनेल ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बॉडी में डीएनए कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो हमें पता है कि हमारे न्यूक्लियस में होता है, सबको पता है न्यूक्लियस में डीएनए होता है। एंड इसके अलावा अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे भी डीएनए होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो ह्यूमन में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, तो ह्यूमंस में अगर हमें पता है डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, तो मिलता है हमारे न्यूक्लियस में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड प्लांट्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तीनों जगह हमें डीएनए मिलता है। तो डीएनए कहाँ मिलता है बॉडी में? न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ह्यूमंस की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो तीनों जगह न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, हम जो ऑर्गेनिज्म है यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब हमारे पास एक ही न्यूक्लियस होता है, हमारे सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आरबीसी से प्लेटलेट्स, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर हमारी बॉडी में बोले कहाँ कहाँ न्यूक्लियस नहीं मिलता है, हमारे आरबीसी मतलब इन 2 सेल्स में हमारे न्यूक्लियस नहीं मिलता है, आरबीसी से प्लेटलेट्स। एंड हमारे न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। फिर क्रोमोसोम्स की बात करें तो हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को पहले पढ़ते थे, जैसे न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है, सोलोनॉइड मॉडल है, ये यूपीएससी नहीं पूछता है। पहले ये हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड सोलोनॉइड मॉडल। फिर क्रोमोसोम्स क्या होता है? ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनाता है। तो हम क्रोमोसोम को सिर्फ डीएनए बोले इट्स नॉट गुड फॉर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर प्रोकैरियोटिक में बोल रहे हैं तो फाइन, लेकिन यूकैरियोटिक में हमें क्रोमोसोम को डीएनए प्लस हिस्टोन बोलना पड़ेगा। डीएनए होता है एसिडिक एंड हिस्टोन होता है बेसिक, मींस ये नेगेटिव में पॉजिटिव दोनों मिल जाते हैं, दोनों बनाते हैं क्रोमोसोम्स। फिर न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। ये बने होते हैं नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बने होते हैं नाइट्रोजन एंड बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था फर्स्ट सेल से फ्रेडरिच मेशर ने। तो इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, फ्रेडरिच मेशर ने फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फर्स्ट सेल। एंड अगर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड, एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। एंड इसमें नाइट्रोजनस बेस अगर देखें तो यहाँ पे था AGCT, यानी यहाँ पे था AGC। तो यहाँ पे टी की जगह, थायमिन की जगह यहाँ पे सी होता है। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, यानी यहाँ पे था एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यहाँ पे यू होता है इन द प्लेस ऑफ टी। फिर यहाँ पे हम अगर शुगर देखें तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबो होती है, यहाँ पे राइबो शुगर होती है, दोनों में फॉस्फेट्स होते हैं। एंड यहाँ पे जो ए होता है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। एंड जो हमारा गुआनिन होता है 3 बनाता है साइटोसिन के साथ। यहाँ पे थायमिन तो है नहीं, तो यहाँ पे ए जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है यूरासिल के साथ। एंड जो गुआनिन होता है ये डबल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। सो ये होता है हमारा डीएनए आरएनए। तो डबल एंड सिंगल बॉन्ड में कंफ्यूजन डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए के साथ ही डबल बॉन्ड बनाता है, एंड जी के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन एंड थायमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, एंड गुआनिन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, एंड एडेनिन एंड यूरासिल फिर डबल बनाते हैं। यहाँ पे टी की जगह यू चेंज हो जाता है बस इसमें आरएनए में। एंड ये गुआनिन ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो अगर डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की बात करें तो यहाँ पे किसने डिस्कवर किया था? ये बताया था मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एंटी पैरेलल रन करते हैं 5 to 3, 5 प्राइम to 3 प्राइम, एंड अनदर फ्रॉम 3 प्राइम to 5 प्राइम। तो ये एंटी पैरेलल रन करते हैं। एंड अगर हम डीएनए सीक्वेंस करते हैं तो जो ATGC ये जो पेयर होते हैं ये हर एक इंडिविजुअली यूनिक होते हैं। इन्हीं की पेयरिंग करके हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं। एंड अगर हम देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक हेलिक्स है, कॉइल बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी हेलिक्स है। एंड वह एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। एंड इसमें 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लेंथ होती है। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 10 to power -10 मीटर। सो 1 equals to 10 to power -10 मीटर। सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में 2 फेज होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इंटरफेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन हो सकता है, तो रेगुलेटरी एंड कंट्रोल फेज है। लाइक अगर यूपीएससी का देखें तो यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले जो आपका फेज होता है जिसमें प्रिपरेशन करते हो वो इंटरफेज होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी पे आपका जो इन दी एंड रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरफेज सेल डिवीजन में। फिर होता है एम फेज, ये डिवीजन फेज होता है। यहाँ पे डिवीजन होता है तो 2 टाइप के डिवीजन हो सकते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। एंड ये जो हमारा इंटरफेज होता है ये प्री डिवीजन फेज होता है। डिवीजन से पहले ये रेगुलेटरी एंड कंट्रोल फेज होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ हो जाए तो इससे हमारे हो जाता है कैंसर। सो कैंसर व्हाट? अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ। तो माइटोसिस की बात करें तो ये होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस होता है ये सोमेटिक सेल्स में होता है, एंड मियोसिस होता है ये जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल में, एंड मियोसिस होता है जर्म सेल, ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। माइटोसिस में जो हमारा 2n टूटता है ये 2n एंड 2n में ही टूटता है, लेकिन मियोसिस में ये 2n होता है ये n में टूटता है। जैसे हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसमें 23 पेयर होता है, 23 फ्रॉम मदर, 23 फ्रॉम फादर। सो हमारे क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? फादर एंड मदर में क्रोमोसोम्स। हमें क्या होता है कि जब हम पैदा हो रहते हैं, जब मतलब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? फादर एंड मदर के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड होते हैं। सो ये है हमारा XY, ये स्पर्म है, एंड स्पर्म ये डिवाइड हो जाता है NN पेयर में, तो 2n NN बन जाता है। एंड इवन मदर का जो एग होता है वो डिवाइड हो जाता है NN के फॉर्म में। एंड जब ये कंबाइन करते हैं तो ये 2n बनाते हैं। तो जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में होता है। एंड बाकी जितने भी सेल डिवीजन होते हैं बॉडी में, सारे सोमेटिक सेल डिवीजन होते हैं बॉडी में, सोमेटिक सेल डिवीजन, एंड दिए होते हैं डिवीजन थ्रू माइटोसिस। तो मियोसिस होता है सिर्फ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, एंड माइटोसिस होता है हमारे सारे सोमेटिक सेल्स में।
यहाँ पे डिवीजन कैसे होता है, 2n में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बीच में एक प्रोसेस होती है, ये 23 पेयर, ये हो जाता है 46 बीच फिर टूटते हैं 23 एंड 23 में। सो ये होता है डिवीजन। तो ये बीच वाला प्रोसेस नहीं है, तो ऐसे 2n to 2n टूटता है, ये होता है प्रोसेस माइटोसिस। एंड मियोसिस प्रोसेस होता है जब रिप्रोडक्शन होता है, उसी टाइम होता है मियोसिस प्रोसेस। तो जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो होती है हमारी मियोसिस। तो मियोसिस के प्रोसेस से ये सेल, ये एग सेल, ये फादर में स्पर्म सेल एंड मदर में एग सेल डिवाइड होता है। तो ये डिवाइड होता है ये XY एंड XY, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे XX, YX एंड XY एंड XX, मतलब 50% चांसेस होते हैं फीमेल होने के, 50% चांस होते हैं मेल होने के। फिर जब ये कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है तो फिर होता है हमारा 9th मंथ और 6 to 7 वीक का कुछ जेस्टेशन पीरियड होता है। एंड यहाँ पे जितने भी एक सोमेटिक सेल बनने के बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया 23 पेयर का, फिर ये जितना भी डिवीजन होता है इसके बाद वो सारा होता है माइटोसिस के थ्रू। मीन्स क्योंकि जो हमारा जाइगोट बनता है वो किस टाइप का सेल होता है, जाइगोट होता है हमारा सोमेटिक सेल। तो जाइगोट सोमेटिक सेल होता है तो उसमें किस टाइप का डिवीजन होगा, इसमें होता है माइटोसिस। एंड मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के टाइम जब सेल डिवाइड हो जाता है। एंड सर हाफ में 2n डाइप्लॉइड जो होता है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है 2n to n। तो जो डाइप्लॉइड होगा वो 2nn में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जो कंबाइन होके फिर एक जाइगोट बनाएगा। एंड फिर जाइगोट एक सोमेटिक सेल है, इसमें होगा हमारा माइटोसिस डिवीजन। तो अगर किसी का क्लोन बनाना हो तो हमें किस टाइप का सेल चाहिए, तो हमें उसका सोमेटिक सेल चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका रिप्रोडक्टिव सेल लेंगे तो वो तो होता है डाइप्लॉइड आधा होता है, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें क्या लेते हैं, हम इसमें सोमेटिक सेल लेते हैं। अगर फर्स्ट फीमेल क्लोन देखें तो ये बना था ब्रेस्ट सेल से, तो ये सोमेटिक सेल था। ब्रेस्ट सेल तो सोमेटिक सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है वो गैमेटिक सेल्स होता है। एंड इंडिया में अगर देखिए फर्स्ट क्लोन बना था बेफेलो का, तो हमने उसके ईयर से बनाया था, ईयर से सोमेटिक सेल के बनाया था बेफेलो का क्लोन। तो हम सोमेटिक सेल से ही हम क्लोनिंग कर सकते हैं। फिर जीनोम क्या होता है, जीनोम होता है सम ऑफ ऑल द जीन्स, सारे जीन्स का सम कर दो तो होता है हमारा जीनोम। एंड जीनोम में कितने जीन्स होते हैं, अराउंड 40,000 जीन्स होते हैं जीनोम में, जो अभी तक डिस्कवर है 40,000 जीन। एंड अगर देखें तो दीज आर हमारा कितनी लेंथ होती है डीएनए की, 4.2 इंटू 10⁸ बेस पेयर, मतलब जितने भी डीएनए है उनका बेस पेयर को जोड़ते जाओ, उनकी लेंथ को जोड़ते जाओ, तो इसकी लेंथ होती है 4.2 इंटू 10⁸ बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए। एंड जो लेंथ होती है डिफरेंट होती है एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में, एंड जीन्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो ये सम ऑफ ऑल द जीन इज जीनोम। ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स होते हैं, 40,000 जीन, एंड लेंथ होती है 4.2 इंटू 10⁸ बेस पेयर। ये फिक्स नहीं कर सकते, बट अराउंड इतनी ही डिस्कवर की गई बाय साइंटिस्ट, 4.2 इंटू 10⁸ बेस पेयर। से डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व थे। डीएनए से पहले डीएनए और विकसित होकर एक नया डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो डीएनए से नया डीएनए बनता है रेप्लिकेशन के थ्रू। फिर डीएनए से आरएनए बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद आरएनए से बनता है प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो पहले होता है रेप्लिकेशन तो डीएनए में बनेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए आरएनए में बनेगा, एंड ट्रांसलेशन से डीएनए आरएनए प्रोटीन में बनेगा। तो हमारे अराउंड डीएनए में हमने देखा कितने 40,000 जीन होते हैं, एंड हर एक जीन एक यूनिक कैरेक्टर बनाता है, यूनिक प्रोटीन बनाता है। तो अराउंड 40,000 ही प्रोटीन होते हैं। जैसे हमारे पास जीन है सिकल सेल अमीनिया की जीन है, तो हमें सिकल सेल एनीमिक डिसीज करेगा, उसी हिसाब से प्रोटीन बनेगा। तो जिस टाइप से जीन होंगे उस हिसाब से प्रोटीन बनेगा, क्योंकि हर एक जीन में एक यूनिक कैरेक्टर होता है, यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो फिर ट्रांसलेट होती है इनटू प्रोटीन। तो व्हाटएवर स्टडी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। तो हमने देखा था प्रोटोजोआ क्या आता है, प्रोटोजोआ आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड मीटोजोआ होता है मल्टीसेलुलर। तो प्रोटोजोआ होता है यूनिसेलुलर एंड मीटोजोआ मल्टीसेलुलर, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एंड मीटोजोआ मल्टीसेलुलर। तो इंपॉर्टेंट चीज होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूकैरियोटिक्स में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। सो प्रोकैरियोट्स आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन्स। प्लांट में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, स्टार्च, एंड एनिमल में ग्लाइकोजन। एंड ग्लाइकोजन बॉडी में कहाँ स्टोर होता है, ये होता है लिवर में। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। तो 2 टाइप के हमारे एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं पैरासाइटिक, एक होते हैं सेप्रोफाइटिक। तो पैरासाइटिक क्या होता है, ये लिविंग कोष से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड सेप्रोफाइटिक ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। तो अगर हम देखें वायरस, तो वायरस इज अ पैरासाइट, एंड जो बैक्टीरिया एंड फंजाई होता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई ये बोथ पैरासाइट प्लस सेप्रोफाइट दोनों होता है। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। सेल वॉल क्या होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है, एंड ज्यादातर सेलुलोज में डेड होती है, एंड ये सब कुछ अलाउ कर देती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन ये लिविंग होती है, एंड ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। एंड हम सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, पीएलसी में देखा था, प्रोटीन, फिर लिपिड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट। तो लिपिड्स एक तरीका का फैट होता है, सो प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट सबसे पीएलसी। तो ये सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, फिर लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इसमें सेल मेम्ब्रेन में। सेल वॉल में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। तो एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, एंड राइबोसोम ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। हमारी बॉडी में सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, एंड हमारे कुछ एक्सेप्शन है आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो कौन सी बॉडी ऑर्गेनिज्म में हमारी सेल्स नहीं होते, कौन सी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो सेल्स में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लिक एसिड को किसने सबसे पहले खोजा था, तो उनका नाम था फ्रेडरिक
मेजर कहाँ से, किसमें, ह्यूमन पस सेल से, किसमें, न्यूक्लियराइसिस खोजा था फ्रेडरिच मेजर फ्रॉम ह्यूमन पस सेल। तो हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक। एंड एक जो कॉइल होती है, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। एंड वन बेस एंड कितना लेंथ होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एंड 1 एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 10 टू पावर 10 मीटर एंड 10 टू पावर -10 मीटर। ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम। हमारा जीनोम क्या होता है, सम ऑफ ऑल द जीन्स, इट इज कॉल्ड जीनोम। एंड हमारे कितने होते हैं, 40,000 जीन्स होते हैं। एंड लेंथ कितनी होती है, 4.2 इंटू 10 टू पावर 8 बेस पेयर। तो 4.2 इंटू 10 टू पावर 8 बेस पेयर।